और दिन बीत गए। बचे हुए छात्रों की संख्या फिर से कम हो गई। जब मैं पहली बार आया था तो लगभग बचे हुए छात्र थे, अब शायद केवल से अधिक बचे हैं। उसी समय आतंक की भावना फैलने लगी। उस दिन मैंने जियाओ जियाओ की ओर इशारा करते हुए क्यूइले से कहा, मेरी मदद करो, उस पर नज़र रखो। मैं प्रशासनिक भवन जा रहा हूँ। उसे साथ ले जाना असुविधाजनक है। मैंने उसे बचाने जाने के लिए 2 दिन इंतज़ार किया ताकि निंग याओ पूरी तरह से निराश हो जाए। इस तरह जब मैं उसे बचाने जाऊंगा तो वह मेरे प्रति अत्यधिक आभारी होगी। आधे घंटे बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा। हालांकि यहाँ 1 दर्जन से अधिक ज़ोंबी भटक रहे थे। पीछे से आश्चर्यचकित करके उन सभी को बाहर निकालना असंभव था, इसलिए मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना पड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली और मिनी फायर स्टेशन की ओर भागा। ज़ोंबी ने तुरंत मेरी ओर ध्यान दिया और मुझे घेरते हुए दहाड़ लगाई। यह देखकर मैं जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा और ज़ोंबी के घेरने से पहले मिनी फायर स्टेशन तक पहुंच गया। मैंने 2 वॉकी टॉकी, एक फायर एक्स और एक एस्केप रस्सी ली और उन सभी को ले जाने के लिए पैक कर दिया। जैसे ही मैं आपूर्ति की खोज में ध्यान केंद्रित कर रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उस समय ज़ोंबी मुझसे केवल मीटर दूर थे। सौभाग्य से मैंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और प्रशासनिक भवन में जल्दी से घुस गया। तीसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर निंग याओ पहले से ही थोड़ी बेहोश थी। अपनी बेहोशी की स्थिति में उसने हल्के से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाया गया हो। फिर एक आदमी की आवाज़ आई, क्या वह मर चुकी है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण, मैं बहुत देर से आया। निंग याओ ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं अभी भी जीवित हूँ, कृपया मुझे बचाओ। मैंने उसे एक बेसबॉल बैट फेंकी और पूछा, क्या तुम अभी भी हिल सकती हो? अगर तुम जीना चाहती हो तो हथियार को ठीक से पकड़ो। निंग याओ ने अपने दांत पीस लिए, दीवार के सहारे खड़ी हो गई और खड़ी हो गई। मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। मैंने निंग याओ को कमरे से बाहर निकाला और एक ज़ोंबी को हमारी ओर आते देखा। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और ज़ोंबी के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। सिर्फ एक हिट के साथ ज़ोंबी ने हिलना बंद कर दिया। यह देखकर मैं सिस्टम करने में मदद नहीं कर सका। यह कुल्हाड़ी वास्तव में उपयोग करने में आसान है। मेरे पीछे की निंग याओ हैरान रह गई। वह सोच रही थी, वह ज़ोंबी को इतनी आसानी और बेपरवाही से कैसे मार सकता है। इससे पहले कि वह होश में आती, मैं पहले ही सीढ़ियों पर चला गया था। वह मेरे पीछे भागी। सीढ़ियों पर कई ज़ोंबी थे, जिनमें से सभी मेरे पीछे प्रशासनिक भवन में आ गए थे। पहले बाहर का इलाका बहुत खुला था। अगर मैं घिर गया होता तो मुझे एक ही समय में सभी दिशाओं से हमलों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब केवल एक सीढ़ी थी, इसलिए एक समय में केवल एक ज़ोंबी मुझ पर हमला कर सकता था। स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। इसके अलावा चूंकि मैं ऊंचे स्थान पर था, मैं आसानी से ज़ोंबी के सिर और गर्दन पर वार कर सकता था। कुछ ही मिनटों में सीढ़ियां ज़ोंबी लाशों से ढक गईं। निंग याओ फिर से स्तब्ध रह गई और मेरी छवि उसके दिल में और भी लंबी और अधिक पवित्र हो गई। लेकिन उस समय उसके टखने को अचानक पकड़ लिया गया। उसने नीचे देखा और अपने पैरों पर आधे चेहरे वाली एक महिला ज़ोंबी को देखा। तुरंत निंग याओ इतनी डर गई कि वह अपने पूरे शरीर को मशीन गन की तरह कांपते हुए हिला नहीं सकी। उसकी आंखें भी आंसू से भरी हुई थीं, लेकिन मैं एक तरफ खड़ा रहा और कुछ नहीं किया। क्या तुम उसे बेसबॉल बैट से नहीं मारने वाली? क्या तुम इसे रात में इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहती हो? मेरे शब्दों ने निंग याओ का चेहरा शर्म से लाल कर दिया। उसने बेसबॉल बैट को अपने सिर के ऊपर उठाया, अपनी आंखें बंद की और जोर से नीचे फेंका। मैंने यह सब ठंडेपन से देखा। मैंने जानबूझकर इस ज़ोंबी को फिसलने दिया था। मैं सिर्फ निंग याओ को जल्दी से बढ़ने में मदद करने के लिए इस सबसे क्रूर तरीके का उपयोग करना चाहता था। मैंने सिर हिलाया और कहा, अच्छा काम किया। मेरी मंजूरी प्राप्त करने के बाद निंग याओ ने एक अभूतपूर्व आनंद महसूस किया। जल्द ही बाद में क्यूइले खिड़की के पास खड़ी हो गई और उत्साहित होकर बोली, तुम वापस आ गए। जियाओ जियाओ उसके बगल में खड़ी थी। उसका भावहीन चेहरा कोई भावना नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखें दूरी में आकृति का पीछा करती रहीं। झांग मियाओ मियाओ भी थी, जो इस समत उज्ज्वल आंखों के साथ बाहर की ओर देख रही थी। जब मैं निंग याओ के साथ खिड़की पर पहुंचा तो क्यूइले खिड़की खोलने के लिए ऊपर जाने ही वाली थी, लेकिन झांग मियाओ मियाथ ने उसे हरा दिया। उसने खिड़की खोली और मेरी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसकी उपेक्षा की
और सीधे खिड़की से अंदर चढ़ गया। हालांकि निंग याओ ने झांग मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ लिया और मुश्किल से अंदर चढ़ गई। स्थिर होने के बाद निंग याओ ने कहा, धन्यवाद। झांग मियाओ मियात की मुस्कान थोड़ी मजबूर लग रही थी। आपका स्वागत है शिक्षिका निंग, हमारे साथ शामिल होने पर स्वागत है, उसने कहा। अन्य छात्र निंग याओ के चारों ओर घेरा बनाकर जोर जोर से बात करने लगे। यह स्पष्ट था कि निंग याओ छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थी। मैंने शोरगुल भीड़ की उपेक्षा की और चे जियाओ जियाओ को ऊपर ले गया। मेरा इंतजार करो। जब निंग याओ ने मुझे जाते देखा तो उसने छात्रों को छोड़ दिया और मेरा पीछा करने के लिए दौड़ पड़ी। छात्रों ने एक दूसरे को उलझन से देखा, आश्चर्यचकित थे कि शिक्षिका निंग ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, और भाग गईं। इस समत दूसरी मंजिल पर 4 महिलाएं मेरी कक्षा के दरवाजे पर एक साथ प्रकट हुईं। क्यूई ले ने अपना चश्मा ऊपर किया और अन्य 3 महिलाओं को देखा। 4 में से केवल उसके पास यहाँ होने का वैध कारण था। अन्य 3 को यह भी नहीं पता था कि वे यहाँ क्या कर रही हैं। जब मैंने दरवाजे पर 4 महिलाओं को देखा तो मैं भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन मैं जल्दी से ठीक हो गया। मैंने बर्तन का ढक्कन उठाया और एक मजबूत सुगंध ने पूरी कक्षा को भर दिया। जब चारों महिलाओं ने यह सुगंध सूंघी तो वे सभी निगलने में मदद नहीं कर सकी। मैंने पहले खुद के लिए और चे जियाओ जियाओ के लिए एक कटोरी परोसी, फिर एक और कटोरी परोसी और क्यूई ले को दी। क्यूई ले खाते हुए अपनी आंखों में एक गर्वित छोटी नज़र से दूसरों को देखती रही। निंग याओ कई दिनों से भूखी थी और अब तक केवल शुद्ध इच्छा शक्ति से ही टिकी हुई थी। इसलिए जब उसने गंध सूंघी तो उसकी प्रतिक्रिया सबसे शर्मनाक थी। उसकी लार लगभग नदी की तरह बह रही थी। फिर भी उसने खुद को मेरा धन्यवाद करने के लिए मजबूर किया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अचानक मेरे सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। लक्ष्य नाम निंग याओ, पहचान स्कूल डॉक्टर, आकर्षण हाथ पकड़ना पुरस्कार, मेडिकल किट, मेडिकल स्किल मैनुअल, पहला चुंबन पुरस्कार, ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, पूर्ण रणनीति अनलॉक पुरस्कार, मेडिकल रूम और सहायक चिकित्सा उपकरण। यह देखकर मेरे मुंह के कोने को संतुष्टि में मोड़ दिया गया। ऐसा लगता था कि मैं पहले उसकी उपेक्षा करने में सही था। उसकी आकर्षण पहले ही बढ़कर हो गई थी। मैंने निंग याओ की ओर रुख किया और पूछा, कुछ चाहिए? निंग याओ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, बेतहाशा। मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें उसी तरह का इलाज दूंगा। प्रतिदिन एक कटोरी मांस और एक कटोरी सब्जियां। हमारे बगल में अपना भोजन करने वाली क्यूई ले ने यह सुनकर अचानक महसूस किया कि उसके कटोरे में मांस उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। हालांकि निंग याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। कोई समस्या नहीं। मैंने फिर उसे एक कटोरी परोसी और वह तुरंत भेड़िए की तरह खाने लगी। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में भूख से मर रही थी। मैंने फिर बची हुई 2 महिलाओं की ओर देखा। लक्ष्य नाम सु युलान, पहचान कला छात्र, पियानो वादक, आकर्षण हाथ पकड़ना अनलॉक पुरस्कार, पियानो कौशल पहला चुंबन पुरस्कार, संपूर्ण पियानो स्कोर संग्रह, पूर्ण रणनीति अनलॉक पुरस्कार, पियानो कलात्मक प्रतिभा। लक्ष्य नाम झांग मियाओ मियाओ, पहचान भौतिकवादी महिला, छात्र, आकर्षण हाथ पकड़ना अनलॉक पुरस्कार, एक कार, पहला चुंबन पुरस्कार, 1 वर्ग मीटर अपार्टमेंट, पूर्ण रणनीति अनलॉक पुरस्कार, 1 वर्ग मीटर अपार्टमेंट। अपने दिमाग में सिस्टम से पूछने के बाद मुझे पता चला कि पुरस्कृत कार मेरी पसंद का कोई भी मॉडल हो सकती है। गीली एम ग्रैंड, फेरारी से लेकर ऑफ रोड वाहन, भारी ट्रक और यहाँ तक कि टैंक तक। इसके अतिरिक्त वर्ग मीटर का अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था। यह मेरे सुरक्षित घर के क्षेत्र को दोगुना कर सकता था। ऐसा लगता था कि झांग मियाओ मियाओ अभी भी उपयोगी हो सकती है। जहाँ तक सु युलान के पुरस्कारों का सवाल है, वे बेकार थे। झांग मियाओ मियाओ ने तेजी से मेरी नज़र में बदलाव पर ध्यान दिया। उसने अपने बाल फेंके और एक चंचल आवाज़ में कहा, क्षमा करें, क्या मैं भी आपके लिए काम कर सकती हूँ? उसके बगल में क्यूई ले ने यह सुनकर तुरंत पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसे मतली महसूस हुई, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि झांग मियाओ मियाओ की छेड़छाड़ काम करेगी। आखिरकार उसकी छाप में मैं केवल उन लोगों को लेता था जो मेरे लिए उपयोगी थे। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मैंने सीधे सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। ज़रूर,
वेतन उन दोनों के समान है। क्यूईले की आंखें तुरंत फैल गईं। झांग मियाओ मियाओ क्या कर सकती है? वह मेरे जैसा ही इलाज क्यों देती है? इस समय झांग मियाओ मियाथ ने मैंने जो कटोरा दिया था उसे ले लिया और उसकी उंगलियां गलती से मेरे हाथ को छूती हुई लग रही थी। उसने मुझे एक चंचल नज़र भी दी। धन्यवाद बॉस। एक बर्तन मांस ने 3 सुंदर महिलाओं को मेरे लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। पहले किसने कल्पना की होगी? मैंने अंतिम सू युलान को देखा। इससे पहले कि मैं बोलता, उसने खुद कहा, मैं नौकरी ढूंढने नहीं आई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास अन्य छात्रों के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त भोजन है? मैंने चंचलतापूर्वक मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में अब कोई सोचता है कि उसके पास बहुत अधिक भोजन है? सू युलान कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। वह जानती थी कि उसका अनुरोध बहुत अधिक था, लेकिन छात्रों का भोजन खत्म हो गया था। निंग्याओ को वापस बचाने के लिए मुझे इतना जोखिम उठाते देखकर वह भोलेपन से सोचती थी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो। मुझे यह कहते देखकर सू युलान के पास और अधिक रुकने का कोई कारण नहीं था। उसने अपना सिर लटकाया और कक्षा से बाहर चली गई। उसके अकेले पीछे को देखते हुए झांग मियाओ मियाओ, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अपने आप से बुदबुदाई, वह अभी भी इतनी भोली है। भोजन समाप्त करने के बाद मैंने क्यूईले की ओर रुख किया और पूछा, सुरक्षित घर डिज़ाइन चित्रों पर प्रगति कैसी है? वे लगभग पूरे हो चुके हैं। केवल अंतिम समीक्षा और संशोधन शेष हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? जैसे ही क्यूईले बोली, उसने अपना लैपटॉप मेरी ओर ले जाया। स्क्रीन पर एक फ्लोर प्लान था जिस पर आराम क्षेत्र और गोदाम जैसे कमरे चिह्नित थे। वेंटिलेशन, पानी के पाइप और इलेक्ट्रिकल सर्किट भी खींचे गए थे। साथ ही आयाम और विनिर्देश भी लेबल किए गए थे। यह देखकर मैंने संतुष्ट दिखाई दिया। संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम स्पर्श कल तक खत्म कर दो। मैं जानता था कि भले ही मेरी स्वीकृति का मतलब था कि उसके काम को मान्यता दी गई थी, क्यूईले खुश महसूस नहीं कर सकती थी। वास्तव में उसे हानि की एक अस्पष्ट भावना महसूस हुई। इसके अलावा कल से शुरू होकर मुझे आपको मौजूदा डिज़ाइन का विस्तार करने की आवश्यकता है। 1 और वर्ग मीटर। इसमें एक रोपण क्षेत्र, एक पशुधन क्षेत्र और एक जेल शामिल होना चाहिए। समय सीमा के संबंध में आधे महीने के भीतर। जब क्यूईले ने यह सुना तो वह अचानक सिर उठाकर देखने लगी। हर समय वह चिंतित थी कि एक बार जब वह डिज़ाइन चित्र पूरा कर लेगी तो वह अपने उपयोग मूल्य को खो देगी और बेरहमी से त्याग दी जाएगी। यह चिंता इतनी अधिक थी कि उसने काम की प्रगति में देरी करना चाहा, लेकिन अब मेरे शब्दों ने निस्संदेह उसे आश्वस्त कर दिया। कम से कम उसे जल्द ही नहीं छोड़ा जाएगा। यह कहने के बाद मैंने झांग मियाओ मियाओ की ओर रुख किया। मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हें तुम्हारी नौकरी के कर्तव्यों के बारे में समझाने की आवश्यकता है। झांग मियाओ मियाओ का दिल धड़क उठा, लेकिन वह अभी भी एक अच्छी मुस्कान बनाए हुए थी। बॉस, तुम अभी लौटे हो क्या? तुम पहले आराम करना चाहते हो? क्यूईले पहले से ही झांग मियाओ मियाओ को नापसंद करती थी और वह अधिक काम लेने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब झांग मियाओ मियाओ इसे टालने की कोशिश कर रही थी। बॉस, अगर वह यह नहीं करना चाहती है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो करेंगे। मुझे इसे करने दो। जब झांग मियाओ मियाओ ने यह सुना तो उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ बॉस, उसे इसे करने दो। मैं पहले तैयार हो जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, केवल तुम ही यह काम कर सकती हो। झांग मियाओ मियाओ जानती थी कि इस बार वह बच नहीं सकती थी, इसलिए वह मेरे पीछे चलते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस समय निंग्याओ ने बेचैन होकर पूछा, मेरा क्या? मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा योगदान देने के लिए बाद में समय आएगा। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे योगदान का वक्त बाद में आएगा। अभी के लिए 6 शाओ पर नजर रखने में मेरी मदद करो। उससे हमारा पीछा मत करने देना। हम दोनों के निकलने के बाद चीली ने निंग्याओ की तरफ गुस्से से देखा। चीली, टीचर निंग, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ जोंग मियाओ मियाओ कर सकती है पर मैं नहीं? चीले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी, इसलिए वो मेरे और जोंग मियाओ मियाओ के बीच की खिचड़ी को बिल्कुल नहीं समझ पाई। निंग्याओ भी इसे साफ साफ नहीं समझा सकती थी, इसलिए वो बस हंसी और चीले को समझाया। हर किसी की अपनी ताकत होती है। शायद जांग मियाओ मियाओ के अपने कुछ फायदे होंगे। ये सुनकर चीले ने ठंडी आहें भरी और कोई सवाल नहीं पूछा, पर निंग्याओ अपने मन में सोच रही थी, उसने मेरे बजाय जांग मियाओ मियाओ को क्यों चुना? अगर फिगर और लुक्स की बात करें
तो मैं साफ तौर पर बेहतर हूं। क्या उसे लगता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है? जब जब निंगयाओ होश में आई तो उसने देखा कि चे शाओ शाओ वहां से जा चुकी है। वो तुरंत घबरा गई। चे शाओ शाओ कहाँ है? चीले, क्या तुमने देखा वो कहाँ गई? ये पहला काम है जो उसने मुझे सौंपा है। मैं इसे बिगड़ना नहीं चाहती। निंगयाओ अभी अभी आई थी, इसलिए वो चे शाओ शाओ को नहीं समझती थी, लेकिन चीले उसे अच्छी तरह जानती थी। चे शाओ शाओ एक छोटी परछाई की तरह थी जो हर जगह मेरे पीछे रहती थी। लेकिन चीले ने निंगयाओ को सच नहीं बताया। उसने बस ऊपर ऊपर से जवाब दिया, चीले, वो शायद बाथरूम गई होगी। चिंता मत करो, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। दूसरी मंजिल के बाथरूम में मैं खुद जांग म्याओ म्याओ की ताकत का तजुर्बा ले रहा था, और वो भी मेरी खास स्किल्स को देख रही थी। जैसे ही मैं काम खत्म करने वाला था, बाई तरफ का दरवाजा जोर से खुला। मैं पूरी तरह हिल गया और गलती से कॉन्फिडेंशियल क्लॉज मुंह से निकल गई। जांग म्याओ म्याओ, जिसने गोपनीयता का समझौता साइन नहीं किया था, इतनी हैरान हुई कि उसे खांसी आने लगी। चे शाओ शाओ को अंदर आते देख मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। तुम यहां क्यों हो? चे शाओ शाओ ने जांग म्याओ म्याओ की तरफ देखा, खास तौर पर उस तरह जैसे उसने अपना मुंह पहुंचा। पहली बार चे शाओ शाओ की आंखों में गुस्सा दिखा। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने बोलने के लिए मुंह खोला। चे शाओ शाओ, मुझे भी वही चाहिए जो इसने खाया। तुम बोल सकती हो। पर इस वक्त चे शाओ शाओ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आइंस्टाइन की आत्मा आ गई हो। उसका दिमाग हैरानगस तौर पर तेज था। वो टॉपिक बदलने से भटकती नहीं। उसका अंतर्मन उसे बता रहा था कि मैं छुपकर जांग मियाओ मियाओ को स्वादिष्ट खाना दे रहा हूं। चे शाओ शाओ कुछ कदम आगे बढ़ी और मेरी पैंट पकड़ ली। ये देखकर कि मेरी पैंट फटने वाली है, मुझे उससे कहना पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगली बार। चे शाओ शाओ रुकी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, वादा करता हूं, अगली बार पक्का। जब मैं चे शाओ शाओ के साथ उलझा था, जांग मियाओ मियाओ वॉशबैन के पास गई, अपना मुंह धोया और मन ही मन शुक्रिया अदा किया कि चे शाओ शाओ सही वक्त पर आ गई, वरना उसे 2.5 घंटे तक और टॉर्मेंट झेलना पड़ता। अगले दिन की ले ने सेफ हाउस का डिजाइन पूरा कर लिया। मैंने सबको बुलाया और कहा, सामान पैक करो, हम यहां से जा रहे हैं। जांग मियाओ मियाओ, जा रहे हैं? कहाँ? बाहर हर तरफ जॉम्बीज हैं, हम कहाँ जा सकते हैं? वो सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। सामान पैक करो और मेरे पीछे आओ। जांग म्याओ म्याओ, हम भला कहाँ जा सकते हैं? मेन कैरेक्टर, फालतू सवाल मत पूछो, अपना सामान पैक करो और मेरे पीछे आओ। ये सब सुनने के बाद भी जांग म्याओ म्याओ ने दूसरों की तरफ देखा, इस उम्मीद ने कि शायद वो मुझे मना लेंगे। आखिरकार उसकी नज़रों में बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन क्यू ले के साथ उसके रिश्ते खराब थे, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करने वाली थी। जहां तक चे शाओ शाओ की बात थी, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती थी। अब जांग मियाओ मियाओ की आखिरी उम्मीद निंगयाओ थी, लेकिन निंगयाओ खामोश रही। उसने मुझ पर आंख मूंदकर भरोसा करने का फैसला किया था। चैंग म्याओ म्याओ, क्या यहां सिर्फ मेरे पास ही दिमाग है? तुम चाहो तो यहां रुक भी सकती हो। मुझे पहले 2 टीयर्स के रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ आती हो या नहीं। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वो इतनी समझदार थी कि जानती थी कि यहां रुकने का अंजाम बुरा होगा। मेरे साथ जाना ही बेहतर था। हमारी इस हुलचुल ने बाकी लोगों का ध्यान खींचा। वो आपस में फुसफुसने लगे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या ये सच में बाहर जा रहे हैं? अच्छा है पीछा छूटा, मैं तो पहले ही इनसे परेशान था। सु युलन भी भीड़ में थी। अपने दोस्तों की बातें सुनकर उसने तेवर चढ़ा लिए। भले ही मैंने कल उसे ठुकरा दिया था और सख्ती से बात की थी, पर वो हमें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो भीड़ से बाहर आई और मुझे रोका। सु युलन, तुम कहाँ जा रहे हो? यहां से दूर। वैसे भी तुम लोग हमारा यहां स्वागत नहीं करते, है ना? मेरे इस सवाल ने सु युलान को कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, सही कहा, हम सच में तुम्हारा स्वागत नहीं करते। ट्यू यांगशंग, लेकिन बाकी सब रुक सकते हैं। टीचर निंग, आप स्कूल की डॉक्टर हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। ट्यू यांगशंग को अच्छे से पता था कि डॉक्टर्स कितने ज़रूरी होते हैं।
इसलिए उसने बच्चों का सहारा लेकर निंग याओ को मॉरली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं गुस्से में था। ये कमीन मुझसे किसी को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे बोलने से पहले ही निंग याओ आगे बढ़ी और बोली, यहां कोई दवाइयां नहीं है, रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर है कि मैं चली जाऊं। दू यांगशंग, लेकिन आप एक टीचर हैं। दू यांगशंग ने उसे और मनाने की कोशिश की। अगर आप कुछ ना भी करें, तब भी आपके होने से हम सब खुद को महफूज महसूस करेंगे। दू यांगशंग ने उसे और मनाने की कोशिश की, लेकिन निंग याओ जरा भी नहीं हिलाई। वो मेरे साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। ये देखकर कि वो निंग याओ को नहीं मना सकता, दू यांगशंग ने बाकियों को भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी नजर में निंग याओ के अलावा चीले और जान मियाओ मियाओ सिर्फ एक बोझ थे। वक्त बर्बाद करना बंद करो, चलो, मैंने कहा। इसके साथ ही मैं मुड़ा और चलने लगा। बाकी सब औरतें भी मेरे पीछे पीछे चलने लगीं। जब से ज़ॉम्बी क्राइसिस शुरू हुआ था, ये पहली बार था जब जांग मियाओ मियाओ स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकली थी। वो घबराकर आसपास देख रही थी, किसी भी वक्त भागने को तैयार। लेकिन उसकी राहत के लिए वहां कोई जिंदा ज़ॉम्बी नहीं था, बस हर तरफ उनकी लाशें पड़ी थीं। जब हम स्कूल के पीछे एक खुली जगह पर पहुंचे, मैं रुक गया। जहां मियाओ मियाओ घबरा गई और बोली, हम रुक क्यों रहे हैं? अभी ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं हैं, चलते रहते हैं। हम पहुंच गए, मैंने कहा। जहां मियाओ मियाओ, यहां? वो चिल्ला उठी। हम इस सुनसान जगह पर कैसे रह सकते हैं? क्या ये सच में पागल हो गया है? मुझे कभी इसके साथ बाहर नहीं आना चाहिए था, उसने सोचा। मैंने अंजना कर दिया कि जांग मियाओ मियाओ क्या सोच रही थी। मेरा दिमाग अब पूरी तरह सिस्टम पर फोकस था। सिस्टम, रियल एस्टेट रिवॉर्ड बाहर निकालो। डिजाइन ड्राइंग डिटेक्ट हो गई है। क्या ड्राइंग के मुताबिक बनाना शुरू करें? सिर्फ एक सोच से एक लोहे का किला अचानक हवा से प्रकट हो गया। ये देखकर सब इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कीले ने सबसे पहले पहचाना कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ब्लूप्रिंट में बनाया था। वो हैरानी में मेरी तरफ देखने लगी और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। एनसी, ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूं। जांग मियाओ मियाओ ने अपना पहले वाला नेगेटिव एटीट्यूड पूरी तरह बदल लिया। वो अंदर से इतनी खुश थी कि वो उसी वक्त खुद को मुझे सौंप देना चाहती थी। मैं सेफ हाउस की तरफ बढ़ा। सेफ हाउस का दरवाजा भी टाइटेनियम अलॉय से बना था, जिसके बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लॉक था। अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद मैंने चे श्याओ का फिंगरप्रिंट भी स्कैन किया। जहां तक निंग याओ और ची ले की बात थी, मैं उनके फिंगरप्रिंट्स तब ऐड करता जब उनका अफिनिटी लेवल 60 तक पहुंच जाता। और जांग मियाओ मियाओ, वो बहुत चालाक थी और उसके पास बहुत सारी तरकीबें थी, इसलिए उसका अफिनिटी लेवल कम से कम 80 होना जरूरी था। टाइटेनियम अलॉय का दरवाजा अपने आप खुला और मैं सबको अंदर ले गया। जगह कम होने की वजह से सेफ हाउस में सिर्फ एक लिविंग रूम, 3 बेडरूम्स, एक बाथरूम और एक वेयरहाउस था। हालांकि सिस्टम ने बड़े दिल से फर्नीचर दिया था और यहां तक कि एक डीजल जनरेटर भी लगाया था, लेकिन अफसोस, सिर्फ एक बैरल डीजल मिला था। अंदर आने के बाद वो सब हैरानी से आसपास देखने लगे और बीच-बीच में खुशी से चिल्लाने लगे। Oh my God! बाथरूम में बाथटब भी है और गर्म पानी भी। इस बड़े वेयरहाउस में तो कूलिंग सिस्टम भी है। कितना अच्छा है! बेडरूम्स में बेड्स हैं और लिविंग रूम में सोफा भी। उनकी बातें सुनकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। और ये तो बस शुरुआत थी। जब तक मैं सिस्टम के टास्क्स अच्छे से पूरे करता रहूंगा, मेरा सेफ हाउस बड़ा होता जाएगा और इसमें और भी नए फंक्शंस जुड़ते जाएंगे। उसी वक्त जान मियाओ मियाओ ने मशवरा दिया। जान मियाओ मियाओ, चलो रूम्स बांट लेते हैं। बॉस का अपना अलग रूम हो सकता है, कीले और मैं एक शेयर कर सकते हैं,
और टीचर निंग और चे श्याओशाओ दूसरा रूम शेयर कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कीले ने तुरंत विरोध किया। मैं तुम्हारे साथ कमरा साझा नहीं करना चाहती। मैं टीचर निंग के साथ रहना चाहती हूं। चे श्याओ श्याओ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप मेरी आस्तीन खींची। ठीक है फिर, झांग म्याओ म्याओ ने कहा। बॉस अपनी बहन के साथ एक कमरा साझा कर सकते हैं, कीले और टीचर निंग एक साथ रह सकते हैं, और मेरे पास अपना खुद का एक कमरा होगा। लेकिन कीले अभी भी सहमत नहीं थी। तुम्हें अकेले कमरा क्यों मिलना चाहिए? तुमने देखा कि बॉस और उनकी बहन के साथ कैसा माहौल है? झांग म्याओ म्याओ ने बहस की। और तुम मेरे साथ रहने से मना कर रही हो, तो मुझे अपना अलग कमरा लेना ही होगा। मेरे पास एक बेहतर विचार है, कीले ने कहा। तुम लिविंग रूम में सो सकती हो। कीले, क्या तुम जानबूझकर मुझसे झगड़ा कर रही हो? झांग म्याओ म्याओ गुस्से में बोली। उन्हें बहस करते देख मैंने अपनी आवाज ऊंची की। हम झांग म्याओ म्याओ की व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे। जब मैंने बात की तो उन दोनों ने बहस करना बंद कर दिया। कीले निंग याओ को सामान व्यवस्थित करने के लिए उनके कमरे में ले गई, जबकि झांग म्याओ म्याओ ने भी अपना कमरा बंद कर लिया। किसी को नहीं पता था कि वो अंदर क्या कर रही है। मैंने मूल रूप से सेफ हाउस के आसपास देखने की योजना बनाई थी, लेकिन चे श्याओ श्याओ मुझे खींचती रही, मुझे जाने से मना करती रही। उसने आखिरी बचे हुए कमरे की ओर इशारा किया और कहा, सो जाओ। मैं मना करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। चे श्याओ श्याओ की बड़ी आंखों का विरोध करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा मैं भी पिछले कई दिनों से बहुत तनाव में था और मुझे वास्तव में आराम की जरूरत थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और चे श्याओ श्याओ एक नन्ही कैटरपिलर की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। मुझे करवट लेकर उसे गले लगाना पड़ा। कुछ ही देर में जल्द ही मैं गहरी नींद में सो गया। एक ज़ॉम्बी के रूप में चे श्याओ श्याओ को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने बस अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया और मेरे दिल की धड़कन महसूस करने लगी। उसी समय टीचिंग बिल्डिंग कैंप के कुछ छात्रों ने देखा कि कहीं से अचानक एक इमारत दिखाई दी है और तुरंत इसकी सूचना डू यांगशेंग को दी। डू यांगशेंग उलझन में था। उसे स्कूल के पीछे किसी अजीब घर की कोई याद नहीं थी, फिर भी किसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे वह घर हमेशा से वहीं था। भले ही उसने अपनी आंखों से सेफ हाउस को प्रकट होते नहीं देखा था, लेकिन सिस्टम के प्रभाव ने उसे अवचेतन रूप से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर का वहां होना पूरी तरह से तर्कसंगत था। तुमने कहा कि तुमने उस बाहरी व्यक्ति और उसके समूह को उस घर में जाते देखा है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, छात्र ने उत्तर दिया। उसने भी नहीं देखा था कि वह घर आखिर प्रकट कैसे हुआ। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग 2 या 3 दिन बाद आएगा। तब तक के लिए अलविदा।